हेलो फ्रेंड, यूसीएस शिफ्ट टूल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 1 इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2 जानेंगे। दोस्त, सबसे पहले हम लोग इतिहास जानेंगे कि आखिर इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास को आखिर हम लोग अध्ययन किस तरह करते हैं और इतिहास को आखिर अध्ययन करने के लिए कितने कालखंडों में बांटा गया है, इस पर हम लोग थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से पुनः हम अपने क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बतला देना चाहता हूँ कि इतिहास यानी जो भी हम लोग अपने अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास को अध्ययन के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है बाबू? यानी इतिहास को अध्ययन के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम है हमारा प्राचीन काल, द्वितीय है मध्यकालीन काल और तृतीय है आधुनिक काल। अगर आपसे प्राचीन काल का काल पूछा जाए कि प्राचीन काल का कितना से कितना तक काल है, तो आपका आंसर क्या होगा? यानी आरंभिक काल से लेकर 750 ईस्वी के पूर्वार्ध। यानी क्या बतलाइएगा बाबू? यानी आरंभिक काल, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आरंभिक काल से मतलब यानी जो शुरुआती हमारा जीवन काल था, यानी जो मनुष्य का शुरुआत हुआ, तो आरंभिक काल से लेकर वहाँ पर कितना 750 ईस्वी के पूर्वार्ध तक जो भी घटना घटित थी उसको हम लोग किस में आंकते हैं? यानी प्राचीन काल में। ठीक है, इसको हम लोग किस में डिनोट करेंगे? प्राचीन काल में। अगर उसी के बाद से हम लोग बात करें मध्यकालीन काल की, तो मध्यकालीन काल की कितना से कितना हमारा काल था, तो इसको हम लोग अध्ययन करने के लिए मध्यकालीन काल का बात करेंगे तो 750 ईस्वी के उत्तरार्ध। यानी 750 ईस्वी के उत्तरार्ध करने का मतलब है कि 750 ईस्वी की जो बाद की घटना घटी है और 1750 ईस्वी के पूर्वार्ध, यानी 1750 ईस्वी के पूर्वार्ध में जो घटना घटी है उसको इसमें हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्राचीन काल को किसमें? आरंभिक काल से लेकर 750 ईस्वी के पूर्वार्ध तक, और मध्यकालीन काल की बात की जाए तो मध्यकालीन काल का 750 ईस्वी के उत्तरार्ध से लेकर 1750 ईस्वी तक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल का अध्ययन 1750 ईस्वी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक, यानी अभी तक जो भी हम लोग घटना घटित होता है हमारे जीवन काल में, उसको हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? तो आधुनिक काल में। तो हम लोग इस सेशन में यानी क्लास 7 में हम लोग मध्यकालीन काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर का ही नाम है कहाँ, कब और कैसे। यानी जो हम लोग अपने जीवन काल में जो जैसे कि मान लेते हैं आग आविष्कार कब हुआ, वो आग आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सब पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आग का आविष्कार आपको हम बतला देना चाहता हूँ कि आग का आविष्कार हमारा पूरा पाषाण काल में हुआ। यानी कब हुआ बाबू? यानी आग का आविष्कार जो आदि मानव ने खोज किया था, कब किया था? पूरा पाषाण काल में खोज किया था। और आग जो आविष्कार किया गया था वो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पत्थर था, तो हम लोग चकमक पत्थर बोलते हैं जिसको, यानी जिससे आग का आविष्कार हुआ था। इसके बाद से जो आदि मानव थे वह सर्वप्रथम किस पशु को उन्होंने पालतू बनाया, इस पर भी बात होती है कि जो आदि मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम कौन से जो पशु था उसको उन्होंने अपने पालतू बनाया। तो हमारा आंसर होगा कुत्ता। यानी जो कुत्ता था उन्होंने सर्वप्रथम उस पशु को उन्होंने पालतू बनाया। धीरे धीरे जाकर विभिन्न जानवर को उन्होंने पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। और ये भी जानकारी के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो आदि मानव थे, यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो पहले यानी उनका निवास स्थान पेड़ पर था। उसके बाद से जंगलों यानी पेड़ या झाड़ियों में रहते थे। उसके बाद से झाड़ी में रहते रहते, पेड़ पर रहते रहते उन्होंने गुफाओं की खोज की। गुफाओं की खोज करने के बाद से उन्होंने झोपड़ यानी झोपड़ी का विकास किया, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी, खेती करना प्रारंभ किए। इस तरह उनका जीवन काल व्यतीत होता था। और ये भी जानेंगे कि जो हमारा आरंभिक काल के लोग थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, उन्होंने वस्त्र के लिए अनेक प्रकार के जैसे कि
वृक्ष के छाल आदि का उपयोग करते थे। यानी अपने वस्त्र के, उनके पास तो वस्त्र था नहीं, लेकिन अपने शरीर को, स्तन को ढकने के लिए वस्त्र के रूप में वह पेड़ की छाल या बड़े बड़े पत्तों का उपयोग कर लेते थे। ये कर लेते थे। और आगे जब इनका विकास हुआ तो इन्होंने अपने वस्त्र के रूप में अनेक प्रकार के कतई, यानी कतई के माध्यम से रुई तैयार करते थे। जो कपास से रेशा प्राप्त होता था उससे वह रुई तैयार करते थे, और तब जाकर उनको बुनकर उनसे वस्त्र बनाकर उनसे अपने क्या करते थे, शरीर ढकने का कार्य करते थे। उसके बाद से जानेंगे कि कुछ हमारे इतिहासकार का भी जन्म हुआ, जैसे कि अरबी लेखकों ने अरबी जो लेखक थे, इंडस को हिंदुस्तान या हिंद मान लिया। यानी जो अरब, जब हमारा भारत में अरबों का जब यहाँ पर आने की प्रवृत्ति जगी तो उन्होंने यहाँ पर आने से हम लोग के जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे कि सांस्कृतिक कल्चर पर भी प्रभाव पड़ा, यहाँ के वेशभूषा पर प्रभाव पड़ा, बोलचाल में प्रभाव पड़ा, और यहाँ तक कि पहनावा ओढ़ावा में भी प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने सर्वप्रथम आकर जो हमारा यहाँ पर भारत देश में अरबों का जब प्रवेश हुआ तो उन्होंने इंडस, यानी जो हमारा भारत देश था उसको इंडस कहते थे, या उसे हिंदुस्तान शब्द से उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद से जानेंगे जो अफगानिस्तान था उसको पहले काबुस्तान यानी काबुल के नाम से जाना जाता था। जो दक्षिण अफगानिस्तान था उसको जाबुलिस्तान यानी जाबुल कहा जाता था। सिंध का क्षेत्र सिंधु घाटी के नीचे था, जिसे कनौज का कानाजुग, और असम को कामरूप, यानी असम का पुराना नाम पूछा जाए तो असम को कामरूप के नाम से उन्होंने संबोधित किया। और जो हमारा राज्य बिहार है उसको अरबों ने ही उनके बिहार नाम को उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निवास स्थान बोलकर इस भूमि को पवित्र मानकर इस राज्य का नाम बिहार उन्होंने ही रखा था। तो ऐसे ऐसे जो भी नाम में चेंज हुए वो कब हुए, कैसे हुए, इस अध्याय में हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस काल का स्रोत यानी कुल अन्य क्षेत्रों से भी उल्लेख मिलता है, जैसे मथुरा, थानेसर, प्रयाग, दिल्ली, देवगिरी, दौलताबाद, मंदुरे आदि ये जगह जो थे, इनसे यानी जो हमारा इतिहास के जो कल्चर है इसके बारे में हम लोग को जानकारी अच्छी तरह से मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे कि 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। यानी 16वीं सदी के आरंभ में किसने हिंदू शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जो हमारा बाबर था उन्होंने 16वीं सदी में उपमहाद्वीप के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो बाबर था उन्होंने 16वीं सदी में वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद से हम लोग सेकंड देखेंगे तो दिया हुआ है, हमारा सेकंड दिया हुआ है कि खाली स्थान तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। यानी एक विशेष प्रकार का जो इतिहास है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तारीख उल हिंद। क्या है बाबू? तारीख उल हिंद जो था उसको हम लोग यहाँ पर विशेष प्रकार के एक फारसी में इतिहासकार था जिन्होंने इस पर विशेष अनेक प्रकार की रचनाओं की वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ग की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है ग में देखिएगा खाली स्थान दिया हुआ है। उसके बाद से दिया है लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। यानी किसके आगमन से, किन लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर बाबू अरबों का। यानी जब अरब हमारे देश में आए तो इन्होंने यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के धर्म परिवर्तन कराए और यहाँ पर जो बोली चाल था, बोली भाषा था, उनके आने से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है,
उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया हुआ है कि भारत में आगमन का प्रयोग के आसपास में हुआ, यानी भारत में जब अरब आए थे तो उनका वो कब प्रवेश किए थे। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 13वीं शताब्दी में, यानी अरबों का आगमन कब हुआ, अरबों का प्रवेश भारत में कब हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। अब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जोड़े बनाइए। क्या करना है बाबू, यानी यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है और स्तंभ 1 के स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो राजतरंगिणी, यानी जो मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन काल में अनेक इतिहासकार ने अपने अपने लेखक में, यानी अपने अपने पुस्तक में अनेक लेखक के माध्यम से राज्य के बारे में, प्रांत के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में उन्होंने विवरण लिखा। तो वो जैसे कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा, बाबर ने अपने बाबरनामा में अपने जीवन चरित्र के बारे में लिखा, यानी अनेक लेखकों ने अपने बारे में और अपने राज्य के संबोधन में कुछ न कुछ यहाँ पर लिख गए। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ लेखक के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हम लोग को उसको मिलान करना है। तो हमारा 1 है, देखेंगे 2 का 1 है कि राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर के इतिहास, किससे बाबू, कश्मीर के इतिहास जो है उससे क्या है जी, संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास। उसके बाद से देख रहे हैं हमारा सेकंड है भक्ति संत। क्या है बाबू, यहाँ पर सेकंड देख रहे हैं हमारा दिया हुआ है भक्ति संत। तो इसका आप आंसर लिख लीजिएगा कि दरिया साहब, यानी भक्ति संत किससे संबंधित थे, दरिया साहब से। ठीक है, उसके बाद से हम लोग थर्ड देख रहे हैं तबकांत ए नासरी, यानी तबकांत ए नासरी किससे संबंधित थे, तो मिनहाज उस सिराज, यानी मिनहाज उस सिराज जो लेखक थे उन्होंने इसमें इसका विवरण लिखा है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं शेरशाह का मकबरा। तो ये शेरशाह का मकबरा बाबू कहाँ है, तो ये आपका सासाराम, यानी शेरशाह का मकबरा किससे संबंधित है, सासाराम से, यानी सासाराम जो बिहार के एक जिला है वहाँ पर शेरशाह का मकबरा है, यानी शेरशाह का मकबरा वहाँ पर उनके तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है बाबू, सासाराम में। किसके मकबरा है, तो शेरशाह का मकबरा। उसके बाद से बात करते हैं मान सिंह। तो मान सिंह किससे संबंधित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बेकटपुर का शिव मंदिर। क्या हो जाएगा बाबू, बेकटपुर का शिव मंदिर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है आपको कि मध्यकाल, यानी मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। यानी मध्यकाल की जो हम लोग वस्त्र की बात करें कि आखिर मध्यकाल में वस्त्र किस तरह बनाया जाता था, तो देखिए बाबू, यानी प्राचीन काल में तो लोग वस्त्र बनाना जानते ही नहीं थे। वह पेड़ से क्या करते थे, पत्ते, बड़े बड़े पत्ते या छाल उतार कर या जानवरों को मारकर उसका छाल क्या करते थे, उपयोग करते थे अपने स्तन को ढकने के लिए। लेकिन जब मध्यकाल का विकास हुआ, जब 750 ईस्वी के उत्तरार्ध की बात करें और 1750 ईस्वी के पूर्वार्ध की बात करें, यानी जब मध्यकाल का आगमन हो गया, तो उस समय क्या किया जाता था, कपास उगाया जाता था और शहतूत के पेड़ से रेशम के कीड़े पाला जाता था और उनसे कतई के माध्यम से वस्त्र तैयार किया जाता था। और ये भी जानकारी के लिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि कतई से, यानी कतई जो करने वाली मशीन थी जो हाथ से की जाती थी, उसमें अधिक समय लगता था। लेकिन धीरे धीरे मानव में प्रवृत्ति जगी और उन्होंने कतई के स्थान पर चरखा का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कम समय में अधिक वस्त्र, यानी अधिक ऊन को कटाई कर लिया जाता था और उनसे वस्त्र तैयार कर लिया जाता था। तो ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज थी। तो यहाँ पर आप आंसर देखिएगा, आंसर दिया हुआ है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं, यानी उसका सूची बनाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मध्यकाल के लोग मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची जिनका व्यवहार हम आज भी करते हैं। जैसे में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े
के रूप में चोलो और लहंगा, यानी आज भी क्या करते हैं स्त्रियां जो पहले चोलो और लहंगा को पहनती थी वो आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि आज भी स्त्रियां क्या करती हैं उसको यानी उस लहंगा और चोलो को पहनने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि पुरुषों द्वारा क्या है बाबू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, यानी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े तौली में धोती, चादर, सिले हुए वस्त्र, पगड़ी आदि मौजूद थे। यानी आज भी हम लोग देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वह अपने पहनावे में धोती, चादर, सिले हुए वस्त्र और पगड़ी के रूप में वह गमछा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें दिया हुआ है कि वस्त्र उद्योग के लिए वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के बारे में बतलाएं। यानी इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, इसमें देखिएगा प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूती वस्त्र तकली पर काटे जाते थे। किस पर काटे जाते थे बाबू, यानी तकली पर काटे जाते थे। इसका मुख्य कारण था कि तकली की हाथ से नचाना पड़ता था। यानी तकली को किससे नचाना पड़ता था, हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में यह तकली 13वीं सदी में परिवर्तनों में यह आया कि तकली को स्थान चरखे ने ले लिया। यानी 13वीं सदी के आरंभ होते होते क्या हो गया, तकली के स्थान पर चरखे ने स्थान ले लिया। चरखे के प्रयोग से यानी चरखा के प्रयोग से सूती काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। यानी सूती जो वस्त्र थी उसको काटने की काफ़ी गति बढ़ गई और इससे सूती कपड़ों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। यानी सूती जो वस्त्र था उसके उत्पादन और गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि हुई। धुनकी के प्रयोग से भी वस्त्र उद्योग में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। यानी जो धुनकी थे, जो धुनिया जो वस्त्र धुनते हैं, देखिएगा आज भी हम लोग जो रजाई या तोशक या जो रजाई या तोशक अपने ठंडा में उपयोग करने के लिए बनाते हैं तो उसको धुनने का काम जो धुनिया करते हैं वो आज भी क्या करते हैं, धुन कर उस रुई को मुलायम करते हैं और अपने अनुसार उसको मुलायम कर अच्छे वस्त्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने उपयोग के लिए धुनिया का उपयोग किया। उसके बाद से देख रहे हैं कि को साफ और हल्का बनाया जाने लगा जिससे कई की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ गई। यानी जो रुई थी उसकी क्या हो गई, गुणवत्ता बढ़ गई। ठीक है, रुई की क्या हो गई बाबू, गुणवत्ता बढ़ गई। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि कागज यानी कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो यानी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू, जो कागज का आविष्कार हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू चीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कागज का आविष्कार कब हुआ था, यहाँ पर अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में बताइए कि कागज का आविष्कार कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13वीं सदी में। क्या आंसर दीजिएगा बाबू, 13वीं सदी में। 13वीं सदी में यानी कागज का प्रचलन हो जाने के पश्चात लेखन कला में काफ़ी बदलाव आया। सभी लोग लेखन पाठन करने लगे और अपने बातों को लेख के माध्यम से सुरक्षित संग्रहालय में रखने लगे। नहीं तो अगर इसके पहले बात किया जाए कि लेखन कला किस पर होता था, तो ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर या तांबा के जो पत्र होते थे उस पर लिखा जाता था, या जो पत्थर के जो सील होते थे उस पर अपने लेख को लिखा जाता था। लेकिन कागज का आविष्कार होने के पश्चात लेखन कला में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दिया हुआ है कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। यानी जो वनवासी लोग थे उनको जंगल छोड़ना क्यों पड़ा, इसको आपको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सभ्यता के विकास एवं लोगों की आवश्यकता
एवं मांग के सापेक्ष विशाल एवं तकनीकी का भी विकास होने लगा। यानी जब लोग के विकास होने लगे, लोग के जब वहाँ पर उसके कल्चर में विकास होने लगा, उसकी वेशभूषा में भी विकास होने लगा, तो उनकी जो तकनीकी थी, उनका जो सोच था, उनमें भी क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के कारण खेती योग्य जमीन की भी तलाश होने लगी। यानी जब मान लीजिए कि जब आदमी बढ़ेगा, यानी जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो खेती करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो खाने के लिए उनको क्या था कि वो तो अन्न उपजाते थे, और थोड़ा सा ज़मीन में जब अन्न उपजाइएगा तो थोड़ा सा ही अन्न उपजेगा। लेकिन अगर अधिक आदमी हो जाएंगे तो उन्हें अधिक खेती करना पड़ेगा। तो अधिक खेती करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जंगलों को ही काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ, यानी जनसंख्या बढ़ने के साथ ही अन्न का उत्पादन बढ़ाने की भी ज़रूरत महसूस होने लगी। यानी अन्न क्या होने लगा बाबू, ज़रूरत पड़ने लगा कि अब इस अन्न को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जाए ताकि खाने में किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो। फलस्वरूप जंगल तेजी से काटे जाने लगे। यानी जंगल क्या होने लगे, तेजी से काटे जाने लगे। जंगलों के काटे जाने से बड़े बड़े, यानी बड़े बड़े वहाँ जो रहने वाले लोग थे, वनवासी थे, वो जंगल छोड़कर भागना पड़ा। यानी क्या करना पड़ा बाबू, यानी जंगल छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए। यानी जो अनेक वनवासी थे वो क्या करने लगे, खेती के काम में लग गए। और खेती के काम में लग जाने के बाद और वनवासी खेती के काम में लग गए, और धीरे धीरे ग्रामों का विकास होने लगा। और क्या होने लगा बाबू, ग्रामों का विकास होने लगा और वे ग्रामवासी बन गए। यानी जब ग्रामवासी का विकास हो गया था, तो उन्होंने ग्रामवासी में निवास करना प्रारंभ कर दिया और वहाँ के नागरिक बन गए। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गए, यानी जंगल था वो कट जाने के बाद से जो जंगली लोग थे, जो वनवासी लोग थे, वह क्या करने लगे, ग्रामीण सभ्यता में निवास करने लगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं। यानी जो गंगा यमुनी संस्कृति की बात की जाए तो इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बतलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप। इसमें दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत में अरब के लोगों, तुर्की, अफगानी, ईरानी, मुगल आदि भारत आए। यानी जो अरब निवासी थे उन्होंने मध्यकालीन भारत में, जो मध्यकालीन हमारा भारत चल रहा था, कब चल रहा था, 13वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय क्या कौन कौन से लोग आए, जो हमारे तुर्की थे, अफगानी थे, ईरानी थे, मुगल आदि जो भारत आए और यहाँ अस्थायी राज्यों की स्थापना की। यानी यहाँ पर क्या करने लगे, अस्थायी राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिए। इससे भारत जो आगमन से यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में व्यापक बदलाव आया। यानी क्या हुआ बाबू, व्यापक बदलाव आया और व्यापक दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे क्या हुआ, व्यापक जो दूरगामी व्यवहार था यहाँ के कल्चर में देखने को मिला, व्यापक दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे हमारी भाषा, रहन सहन की बात करें, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और मिली जुली तहजीबी का प्रभाव हुआ, जिससे ही हम गंगा जमुनी संस्कृति का संजीवनी कहते हैं। इस तहजीब के का अंतर्गत हिंदू मुस्लिम के बीच समानता, एकता इत्यादि सद्गुणों का भी बीजारोपण हुआ। यानी उनके आने से क्या हुआ बाबू कि हमें अनेक प्रकार के कल्चर, संस्कृति में बदलाव हुए और हमारे जो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की जाए तो इन्हीं सभ्यता से हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर आंसर के रूप में दे सकते हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 8वीं शताब्दी के आसपास कुछ परिवर्तनों को लिखें। तो यानी 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को आपको लिखना है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। यानी 8वीं शताब्दी के बाद जो हम लोग बात करें तो पहले क्या हुआ, तो देश का नाम चेंज हुआ।
देश का नाम क्या हुआ बाबू, चेंज हो गया। जैसे कि हम लोग इंडस, यानी इंडस किसने नाम धरा था, जो हिंदुस्तान, यानी इंडस का अर्थ है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, अरबों ने। किसने किया था बाबू, अरबों ने, जो हमारा बाबर द्वारा दिया गया नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में आसपास परिवर्तन से देश के नाम में बदलाव हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यह बदलाव 13वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ बाबू, 13वीं शताब्दी में हुआ। तुर्क सत्ता का स्थापना के बाद प्रभाव में आया, यानी जब तुर्क सत्ता जो स्थापना हो चुकी थी तो इसमें क्या हुआ, प्रभाव देखने को मिला। इस शताब्दी के आसपास जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों को फलस्वरूप खेती योग्य भूमि तैयार हुआ, यानी खेती योग्य भूमि तैयार किए गए तथा नए नए नगरों के उदय होने लगा, तथा नए नए क्या होने लगे, नगर का उदय होने लगे, तथा सिंचाई के साधन विकसित होने लगे, यानी सिंचाई के साधन भी विकसित होने लगे। अब देखिए सिंचाई के साधन विकसित कैसे होने लगे, तो मध्यकाल में क्या होता था, सिंचाई के लिए रहट, या जो रहट होता था या घंटी यंत्र होता था, उसके माध्यम से सिंचाई की जाती थी, जो पशुओं के द्वारा, यानी पशुओं के बल के उपयोग के द्वारा उसको खींचा जाता था और कुआं से पानी निकालकर उसको सिंचाई किया जाता था। उसके बाद से जब रहट और इसका विकास हो जाए थी, क्या बोलते हैं, तो रहट का विकास हो जाने से सिंचाई में क्या होने लगा, उन्नत किस्म का उन्नत प्रवृत्ति जग गई। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे वस्त्र उद्योग में धागे की कताई के लिए हाथ से चलने वाली तकनीक, यानी अगर वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में क्या होता था, हाथ से चलने वाली तकनीक का प्रयोग किया जाता था। और धुनिया का कमान धुनगी करते थे, यानी जो धुनिया का कार्य था वो कौन करते थे, धुन की प्रवृत्ति के लोग करते थे। यानी जो धुनिया जो थे वो जो रुई धुनने वाले थे उनको वो काम कौन दिया गया था, धुनगी का काम उनको दिया गया था। तो वो धुनिया क्या करते थे, रुई को धुनने का काम करते थे। तो उस तरह वहाँ पर वस्त्र उद्योग में भी क्या हुआ, बदलाव देखने को मिला। ये सब घटना किस समय घटी थी, तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो यहाँ इतना बात लिख देंगे तो आपका आंसर ये 8 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ, प्राचीन काल के तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक लिखित स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा है। यानी जो लिखित स्रोत की बात करें और पुरातात्विक स्रोत की बात करें, इसमें अध्ययन करने के लिए ज़्यादा काफ़ी मिला। 13वीं शताब्दी में कागज के उपयोग शुरू होने के बाद लिखने का काम व्यापक रूप से होने लगा। यानी जब कागज का आविष्कार हो चुका था तो लिखने का कार्य था जो वो व्यापक रूप से स्टार्ट हो चुका था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियाँ, अभिलेख एवं प्रशासनिक प्रपत्र, अभिलेख गारो तथा पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी जो लिखने का कार्य जब संभव हो गया था तो उसको, यानी पांडुलिपि को, अभिलेख को, उसको क्या किया जाने लगा, सुरक्षित संग्रहालय में उसे रखा जाने लगा। इसके बाद से देख रहे हैं कि इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी अगर हम लोग मध्यकाल की जानकारी की बात करें तो जो मध्यकाल की घटना की है वह हमें जानकारी अधिकांश किससे मिलती है, तो पुरातात्विक स्रोत या सिक्के से या अभिलेखों से हमें मध्यकाल के बारे में जानकारी हासिल होती है। इसके बाद से देखेंगे कि इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। अन्य अभिलेख पत्थरों, चट्टानों तथा ताम्रपत्रों पर लिखे गए थे। यानी जो अन्य अभिलेख थे वो किस पर लिखे गए थे, तो पत्थरों थे, ताम्रपत्र थे और जो भोजपत्र थे उस पर आदि पर लिखे गए थे। तथा बहुत से अभिलेख मंदिरों, मस्जिदों तथा गांवों में भी सुरक्षित रखे गए थे। यानी जो अभिलेख की बात करें तो उसको सुरक्षित रखने में मंदिर, मस्जिद या सुरक्षित जो जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, उनके पास अभिलेख को रखने का कार्य किया गया था। इस काल में कलहन की राजतरंगिणी, यानी कलहन द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, अलबरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, अबुल फजल की अकबरनामा, बाबर के बाबरनामा लिखे गए थे। यानी
उस समय मध्यकालीन काल की बात किए जाए तो लेखकों के माध्यम से भी अनेक लेखन कला में हमें इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। उसके बाद से देखेंगे कि भारत में यानी आए और उन्होंने जो हमारे लेखक की बात करें तो भारत में लेखकों का आगमन हुआ और यात्री आए और उन्होंने तत्कालीन समाज एवं स्थितियों के बारे में वर्णन किया और यहाँ पर आकर यहाँ के जो भारत की कल्चर था, जो स्वाभाविक ढांचा था, जो यहाँ के पहनावा ओढ़ावा था, जो यहाँ के बोली विचार था, उस पर अनेक ख्यालों की रचना कर कर उन्होंने इस लेखन कला के माध्यम से हमारे भारत देश के जो इतिहास के बारे में जानकारी था उन्होंने लेकर उजागर किया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में इतिहासकार क्या करते हैं। यानी जो इतिहासकार होते हैं अगर एक ही मत बार बार आ रहा है, मान लीजिए कि कोई लेखक है तो उन्होंने अपना मत रखा और किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना मत रखा, तो उस स्थिति में लेखक क्या करते हैं इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसका आंसर दीजिएगा, यानी इसका आंसर दीजिएगा, इसको लिखिएगा कि ऐसी परिस्थिति इतिहासकार में, यानी ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार समान विशेषताओं वाले, यानी जो समान विशेषता होते हैं उन्हें बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में विभाजित करते हैं। यानी उनके जो हिस्सा की बात करी जाए, उनकी जो कालखंड की बात करी जाए, उस पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। फिर साक्ष्यों का पता एवं अनुमान लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस जगह पर जाकर उससे संबंधित साक्ष्य का अध्ययन करते हैं और हिसाब से उचित समझकर लिख देते हैं। और हिसाब से जो यानी एग्जैक्ट मान नहीं निकालकर उनके हिसाब से क्या करते हैं, उचित वहाँ पर लिखने का कार्य कर देते हैं। तो इस तरह वो जब दो ठो मत प्राप्त होता है तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, लिखने का कार्य कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग अध्याय 1 यानी अतीत से वर्तमान क्लास 7 चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सही विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।